दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए आपको प्रैक्टिस अधिक से अधिक करनी होगी। तो चलिए हम आज से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और आप जुड़ जाइए हमारे साथ प्रैक्टिस को अच्छी तरह से करने के लिए। तो चलिए हम आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अपने पिछले पेपर जो कि पेपर हमारा पिछले वर्ष हुआ था उसमें हम सबसे पहले टॉपिक लेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें दोस्तों वह है बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट यानी कि असामान्य और अप्रतिक्रियात्मक। तो इसमें बताना है सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संवेदनशील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? इसमें कथन दिया गया है आनुवांशिक प्रवृत्ति पर, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर या भौतिक वातावरण पर। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो इसमें जो है तीनों कथन सही हैं। जो विकास होता है इन तीनों यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथा और भौतिक वातावरण, यह तीनों पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है, इसमें अभिकथन दिया है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए और इसका कारण दिया है कि किसी समस्या या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशलों में बाधा डालता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो चलिए बताते हैं इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें जो दिया है कथन और उसका रीजन दोनों ही सही हैं। तो इसमें देखते हैं इसका सही ऑप्शन इस तरह से ए और बी में से एक होगा, लेकिन ये दिया है कि मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है, जो कि यह सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये एक माँ ने देखा कि उसका जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? ऑप्शन है व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। दूसरा ऑप्शन है हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन है अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। चौथा ऑप्शन है कि हर किसी में विकास असामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो इसमें बताना है सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास जो है अलग अलग गति से होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? इसका ऑप्शन है संवेदनी गामन, दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण और सामंजस्य के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? ऑप्शन है संतुलन, असंतुलन, प्रत्यक्ष अवबोधन और भ्रम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि संतुलन। अगला प्रश्न है कि 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों को के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है संरक्षण, आत्मकेंद्रीयता, प्रतिवर्ती चिंतन, वैज्ञानिक तार्किकता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आत्मकेंद्रीयता। बच्चों में आत्मकेंद्रीयता के कारण ऐसा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास के कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। ऑप्शन है कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। दूसरा है कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। तीसरा है कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। चौथा है कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकता की पूर्ति करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की, अगला प्रश्न 9 नंबर का है। यह लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया? ऑप्शन है नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी
एक विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहने देना चाहिए। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देना चाहिए। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। इस तरह 10 क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है। यह है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन है अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर। ऑप्शन दूसरा है जितना हो सके उतना कंठस्थिरीकरण करने हेतु। तीसरा है मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर। चौथा है सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन यानी अर्जन करने की ओर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन करने की ओर। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। तो देखते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश रूप में अपेक्षित करती है। इसमें ऑप्शन है ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता। ऑप्शन दूसरा है जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत, अधीनस्थ प्रतिभागी। तीसरा है सुधारक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी। चौथा है तानाशाह और आज्ञाधीन जीवन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय भागीदारी। अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न है। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीत बुद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भावात्मक बुद्धि इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। इसमें जो है अभिकथन दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। इसमें कारण दिया है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते और समझते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसमें जो है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन अभिकथन का सही व्याख्या नहीं करता कारण, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है। इसमें है एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन है केवल पहले समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। ऑप्शन बी है केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। ऑप्शन सी है प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की सकारात्मक प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। इसमें है कि रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चा द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उसकी अपनी सोच को डैश की प्रवृत्ति दर्शाती है। ऑप्शन हैं कमतर आंकने की, अति नियमित, प्रतिबंधित, द्विभाषिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अति नियमित। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। इसमें दिया है कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों में जो प्रचलित जेंडर रूढ़िवादियों से किस प्रकार निपटना चाहिए? ऑप्शन हैं विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन दूसरा है कि वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो कि रूढ़िवादियों को चुनौती दे। ऑप्शन तीसरा है कि विद्यार्थियों को एक समान जेंडर आधारित समूह बनानी चाहिए। ऑप्शन डी है कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि वास्तविक जीवन से जो संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादिता को चुनौती दे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। इसमें दिया है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किसी प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें ऑप्शन दिया है एकीकृत, समावेशी, विशेष शिक्षा और प्रगतिशील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समावेशी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। इसमें दिया है एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? ऑप्शन है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए। ऑप्शन
तीसरा है संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन 4 है उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। इसमें जो है दिया है कि जब आकलन विद्यार्थी के किसी कौशल संबंधित बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन हैं अधिगम के लिए आकलन, दूसरा अधिगम का आकलन, तीसरा है असतत मूल्यांकन, चौथा है योगात्मक मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अधिगम के लिए मूल्यांकन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। इसमें कहा गया कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन है उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें, ऑप्शन 2 उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षाचर्या में शामिल करें। अगला ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं। अगला ऑप्शन है उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षाचर्या में शामिल करें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। इसमें यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आवश्यकता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आँख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन हैं पठन वैकल्य, दूसरा है गुणज वैकल्य, तीसरा है भाषा वैकल्य और चौथा है गति समन्वय वैकल्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गति समन्वय वैकल्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। स्वलीनता यानी ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों में पहचान किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है। ऑप्शन हैं संप्रेषण में कठिनाई, संप्रेषण के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर और उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संप्रेषण में कठिनाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है। इसमें ऑप्शन हैं जिज्ञासा की प्रबल भावना, अभिसारी सोच, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, नवाचारी अनूठे विचार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभिसारी सोच। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 25। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा, ऑप्शन हैं कि पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, अगला ऑप्शन है समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। इसमें अगला प्रश्न संख्या 26। यह है ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचार वेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में डैश विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन दिया है अभिसारी सोच, प्रकार्यात्मक स्थिरता, अपसारी सोच, अनुक्रिया समुच्चय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपसारी सोच। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। यह है निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। ऑप्शन हैं समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान, प्रासंगिक जानकारी की खोज, परिकल्पना का निरूपण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समस्या की पहचान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। इसमें दिया गया है कि रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। इसके ऑप्शन हैं सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप में प्रकट करे, सभी बच्चों में समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29। इसमें है कि प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। ऑप्शन हैं व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन दूसरा है कि प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, अगला ऑप्शन है कि पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें, अगला ऑप्शन है कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी।
जो कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित, अंतिम प्रश्न यानी कि 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता? ऑप्शन हैं कुपोषण, समकक्षियों के साथ सहयोग, अपसारी चिंतन, चर्चाएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुपोषण। तो इस प्रकार से हमने आज देखा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को, जो कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, और यह जो है आपके स्कोर को बढ़ाने में भी मदद करती है। इसे आप जितने ध्यान से इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही यह लाभदायक होगी आपके लिए। तो दोस्तों, हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक में हम अगले 30 क्वेश्चन गणित के लेके आएंगे और उसमें उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। यदि आपको इसका हल भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर डालिए, कमेंट ज़रूर डालिए, जिससे हम इसके हल को भी कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।